मनाते हैं। मैं कुछ गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हंसी खुशी का माहौल है। हमारे मसीहा जिन्होंने वह संघर्ष किया और उस संघर्ष की वजह से आप और हम यहां एकत्रित हुए हैं। हमारे तन में जो अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, जरा कल्पना करिए कि 1950 के पहले हमारे पूर्वज क्या पहनते थे, क्या खाते थे। यह उस संविधान की देन है जिसके निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी देन है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि उन्होंने जो विरासत हमें सौंपी, क्या हम उस विरासत को बचा पाए? मैं दो प्रश्न आपके सामने रखूंगा इसी में, उसी पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब माहौल केवल भाषण देकर ताली बजाने का नहीं है, इस रणभूमि में कुछ करने का है। रणभूमि से अगर हम पीठ दिखा दिए तो हम तो आधे से ज्यादा गुलाम हो चुके हैं वर्तमान में। हमारे नाती पोते पूरी तरह से गुलाम दिखेंगे। पहला सवाल है, क्या वर्तमान समय में बाबा साहब का जो सपना राज्य समाजवाद वो जिंदा है? अगर राज्य समाजवाद जिंदा नहीं रहेगा तो हमारी तो मुश्किल कस जाएगी। अपरोक्ष रूप से तो बेटियां पड़ चुकी हैं। उनका समाजवाद क्या था? बाबा साहब के उन्होंने एक छोटा संविधान 1946 में लिखा था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, स्टेट एंड माइनॉरिटीज। उस पूरी किताब को जब देखा जाता है तो वहां से राज्य समाजवाद की संकल्पना जीवित नजर आती है। तो हमारे संविधान में वो कहां है? अगर संविधान में देखा जाए तो उसके उद्देशिका समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक तो समाजवाद वहां दिख रहा है। दूसरा नीति निदेशक तत्व, जहां यह कहा जा रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। लेकिन मित्रों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यह बॉन्डेड नहीं है, यह बंधनकारी नहीं है। अगर सरकार उसका पालन नहीं करती तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि मूल अधिकार के लिए आप जा सकते हैं। उसी में क्लॉज दिया हुआ है कि सरकार जब भी नीतियां बनाएंगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ख्याल रखेंगी और इसी के अनुसार बनाएंगी। लेकिन आज सारे आर्टिकल्स को देख लीजिए, उनका अनुपालन बंद है। जहां धन का संकेंद्रण करने से मना किया गया, वर्तमान समय में धन का संकेंद्रीकरण हो रहा है। और जब धन का संकेंद्रीकरण होने लगता है तो समाज के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर एक तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। यह माहौल ठीक उसी तरह है कि एक रोटी सामने रखी और 10 लोग झपट्टा मारने जा रहे हैं। तो कोई झपट्टा रोटी पे नहीं मारता है, वो एक दूसरे से लड़ने में लग जाते हैं। अरे बाबा साहब की जो सोच, भाईचारा को विकसित करना, प्रमोट फ्रेटर्निटी, उसको धक्का लगा। जब हम रोटी के पीछे आपस में लड़ेंगे तो बंधुत्व की भावना रहेगी कहां? ये स्थिति बनी हुई है।
दूसरी चीज, आज पूरे देश में पूंजीवाद कायम हो चुका है और ये एक दिन से नहीं हुआ। 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का आर्थिक नीति, जो वैश्विक आर्थिक नीति थी, उसको भारत ने स्वीकार कर लिया। उस आर्थिक नीति के चलते जो आपके निगम थे, जो आपके पीएसयूज थे, उनकी महत्व कम हो गए। उसकी जगह प्राइवेट कंपनियों का महत्व बढ़ गया। इससे क्या हुआ, वो पीएसयूज आज बिकने के कगार पे बहुत सारे बेच दिए गए। उनके बिक जाने से आर्थिक असमानता कायम हो गई। दूसरे शब्दों में कहें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की आर्थिक नीति आने से हमारे अंदर आर्थिक असमानता जो पहले से थी वो और भी गहरी हो गई। 2024 का रिपोर्ट है कि 1% अमीर लोगों के पास, जो सबसे अमीर है, इस देश की 40% संपत्ति है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो बची हुई 60% संपत्ति है वो 99% के बीच में बट रही है। इतनी बड़ी खाई खड़ी हो चुकी है। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 7वें दशक में, 68, 69, 70, 71 से लेकर के, उस राष्ट्रीयकरण को ध्वस्त किया जा रहा है। अब बैंकों का देख लीजिए, रेलवे का देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को देख लीजिए। विद्युत विभाग के लोग 3 महीने से ज्यादा धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं कि निजीकरण न हो। ये आर्थिक असमानता बढ़ रही है। तो राज्य समाजवाद में सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता अगर कायम रहेगी तो बाबा साहब का राज्य समाजवाद का सपना चकनाचूर हो चुका है। और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, हम ही और आप। कुछ भी होता तो हम ही आप रहते हैं वहां पे। तो उसमें क्या है, उदाहरण के लिए लोकतंत्र का पहला पहचान क्या है कि चुनाव हो, समय से चुनाव हो, संस्थान लोकतांत्रिक बने, यही सब तो है। आप चुनाव को लोकतंत्र मान लेते हैं, क्या चुनाव हो गया, लेकिन क्या चुनाव आपने लड़ा? चुनाव पूंजीपति लड़ते हैं। अगर 12,000 करोड़ रुपए भाजपा को मिलते हैं बॉन्ड के रूप में, तो 7,000 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी मिलते हैं। हजारों करोड़ रुपए जो है दूसरे पार्टियों को भी मिलते हैं। छोटी मोटी पार्टी जिससे कुछ हो सकता है तो उनको भी 150 करोड़ एक दिए जाते हैं। तो जो पूंजीपतियों का धन खाएगा वो संसद और विधानसभा में बैठकर उनकी बात सोचेगा। आपकी प्रायोरिटी केवल वोट देने तक थी। जिस दिन आपने बटन दबा दिया, आपके खत्म। ये आपके लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। लोकतंत्र आज भी है टेक्निकल रूप से, क्योंकि सरकार चुनी जा रही है, चाहे आप पसंद करो या न करो। लेकिन गणतंत्र मर चुका है। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर है। इस देश का चेक बैलेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। जिन संस्थानों को लोकतंत्र को थामे रहने की जिम्मेदारी दी गई, वह भी चरण वंदना में लग चुके हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आए दिन अखबारों में और मीडिया में आप पढ़ रहे हैं कौन क्या कर रहा है। कोर्ट तक नतमस्तक हो चुका है। तो गणतंत्र बचा कहां? हमारी और आपकी हैसियत है क्या?
आप आवाज न उठा सके उसके पहले डंडा पटका जाता है। आप शांति से सो न सके उसके पहले कोई करनी सेना तो कोई सेना तो कोई सेना तलवार डंडे लेकर मार्च पास्ट करती है। लेकिन आपको 7 बार परमिशन लेना पड़ेगा यहां पर कार्यक्रम करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से। और वो जो तलवार और भाला लेकर कूद रहा है, फायरिंग कर रहा है खुलेआम, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहां है लोकतंत्र, कहां है संविधान और कहां है कानून का राज? बाबा साहब अंबेडकर ने बोला जातीयता राष्ट्र की दुश्मन है। सही बोला, क्योंकि एक जात दूसरे जात से मोहब्बत नहीं करते। ये तो कुछ हम लोगों ने आंदोलन चलाए बुद्धा के, अंबेडकर के, तो आज SC ST OBC माइनॉरिटीज एक जगह बैठने लगे। लेकिन क्या वो दिली मोहब्बत पैदा हुई? जो बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात की, वो बंधुता पनपी? तो जात जात में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, और इस नफरत, ईर्ष्या, द्वेष से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब ने कहा राष्ट्र निर्माण के लिए जातीयता को समाप्त करना होगा। अपरूप कास्टिज्म हम कर पा रहे हैं? हमारे अंदर से क्यों नहीं ये भावना जाती है कि फलाने जात का है, फलाने जात का? ये भावना क्यों नहीं जाती? हम अपना भाई क्यों नहीं मानते? वो इसलिए कि हर जात ये समझती है कि मैं उससे ऊंचा हूं। ये प्रिविलेज उनके दिमाग में बैठा कि मैं उससे ऊंचा हूं। और अगला कहने वाला भी कनफुआ गुण जो होता है ना, वो कान में भी कहता कि देख तो कुल खानदान उसे ऊंच बांटे, लेकिन वो कभी नहीं कहता कि वो तुमसे नीच है। आपको कहेगा कि आप उससे ऊंचे हो, और इसका उल्टा आपके दिमाग में आ जाता है कि वो मुझसे, अगर भाईचारा नहीं बनेगा तो हम ये लड़ाई भी हार जाएंगे। इसीलिए प्रियम्बल में दिया हुआ है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को विकसित करो। हम कर रहे हैं। तो फिर राज्य समाजवाद कहां रहेगा? संविधान एक किताब है, आप मानो, कहते हैं ना मानो तो गंगा, माने तो बहता पानी, तो किताब है। आपको अपना हक अधिकार लेना है। रास्ता भी बाबा साहब बता गए। 3 अक्टूबर 1954 दिल्ली आकाशवाणी पर उनका इंटरव्यू 5 मिनट का प्रसारित हुआ था। विषय था कि आपके जीवन दर्शन क्या है। तो बाबा साहब ने कहा हर व्यक्ति का जीवन दर्शन होना चाहिए, ताकि जब वो रात को सोए तो उस जीवन दर्शन को अपने सामने रख के देखे कि मैंने आज क्या किया है। उन्होंने कहा मेरा जीवन दर्शन समता, स्वतंत्रता और बंधुता है। और ये मैंने फ्रांस की क्रांति से नहीं, अपने गुरु बुद्धा से किया। उन्होंने स्पष्ट कहा राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता, समता, बंधुता का मूल्य है। क्यों? कि वो संविधान में है। तो हर राजनीतिक पार्टियां कसम खाएंगी कि हम इसका पालन करेंगे, कसम खाएंगे कि पालन करेंगे, करें या न करें। वही उन्होंने कहा। लेकिन सामाजिक जीवन में समता, स्वतंत्रता, बंधुता को नकारा जा रहा है। क्यों? कि सामाजिक जीवन में सनातनी धर्म बने हुए लोग अपने को सनातन कहते कहते इसको अवॉइड करते हैं। सनातन में कहीं बंधुता, स्वतंत्रता और समता की बात नहीं है। वो बात अगर है तो बुद्धिज्म में है।
ये दो तरह के संघर्षों को झेलने होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन स्वतंत्रता, समता और बंधुता सामाजिक आंदोलन बनेगा। मित्रों ध्यान दीजिए, 3 अक्टूबर 1954 स्वतंत्रता, समता और बंधुता सामाजिक आंदोलन बनेगा और यह देश राष्ट्र बनेगा। तो क्या हमने सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया? जो बाबा साहब की सोच थी कि एक दिन यह समता, स्वतंत्रता और बंधुता सामाजिक आंदोलन बनेगा, क्या हमने समता, स्वतंत्रता और बंधुता को सामाजिक आंदोलन बनाने का प्रयास किया? नहीं मित्रों, हम जयंतियां मना रहे हैं, ऊपरी इसकी गहराई नहीं है, ये सतही तौर पर है। कुछ आप अपने बेटे से प्यार करते हो, अपनी बीवी से प्यार करते हो, अपनी बेटी से प्यार करते हो, अपने माता पिता से प्यार करते हो, लेकिन वही प्यार अपने भतीजे, अपने भाई, अपने पटीदार में नहीं करते। आखिर क्यों? 1 इंच जमीन का रोना, बरसात के दिन में नाला और नाबदान का रोना, अगर इससे आप मुक्ति नहीं पाओगे तो यह बंधुता का विलंब नहीं होगी। और एक चीज मैं कहूंगा, बंधुता विकसित करना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने चरित्र में परिवर्तन करना होगा। आपका चरित्र के अंदर स्वतंत्रता और समता होनी चाहिए। आपके अंदर जो मार है, बुद्धा ने मार कहा था, यानी नकारात्मक भावना जो है, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, काम, स्वार्थ, लालच, इन पे आपको काबू करना होगा। और अगर सरकारी रूप से कहा जाए तो आपको बेहतर शिक्षा, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, संपर्क और संवाद, अगर ये आपकी कंटिन्यूटी बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के खिलाफ अपनी शासन सत्ता को कायम रखना चाहते हैं, वह कहीं ना कहीं लंगड़ी जरूर लगाते रहेंगे। आपके बेटे के बीच, आपके भाई के बीच, आपके पिता के बीच, आपके चाचा के बीच कनफुकुआ गुरु ये काम करता रहता है। मित्रों, नेटसेल में अगर एक संदेश देना हो तो मैं केवल यही कहूंगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को सामाजिक आंदोलन का रूप दीजिए। अगर हम एक ऊंची सोच रखेंगे, उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अगर उस आदर्श को प्राप्त नहीं भी कर पाए तो कुछ तो हम बेहतर पहुंचेंगे, हमारे अंदर परिवर्तन होगा। और अगर हम बटे रहे तो निश्चित रूप से हमको बांट ही दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और वो समय हमारे सामने है, निर्णय आपको लेना है। आप कैसे बेहतर अपना कर सकते हैं। आज जो हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, आप लोग खुद महसूस कर लीजिए कि आज हम किस स्थिति में जी रहे हैं। सवाल गवर्नमेंट का 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख की तनख्वाह का नहीं है। उस तनख्वाह के बाद की आपकी जिंदगी क्या है? क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या अपने विचारों के व्यक्ति कर सकते हैं? क्या आपको धार्मिक स्वतंत्रता है? बेशक संविधान की किताबों में होगा, कानून की किताबों में होगा, लेकिन आप निकल के बाहर चले जाइए, स्थिति आपके साथ है। मित्रों, आपने मुझे सुना, आप सभी का हृदय आभार। फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।